माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन के हवाले से। ठीक है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी जो कार्बन के हमारे पास ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में। आज हम बात करेंगे सिलिकॉन के ऑक्साइड्स के हवाले से। तो ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है हमारे पास ऑक्साइड, वो कौन सा है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो आज हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है, इसे हम नॉर्मल जो इसका नेम है वो सिलिका है, हम इसे सिलिका भी कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमारे पास जो फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, जिसके हवाले से हम बात करते हैं, वो हमारे पास कौन सी होती है? क्वार्ट्स होती है। तो हम इस वीडियो में क्वार्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि हमारे पास जो क्वार्ट्स है वो कहाँ कहाँ यूज होता है और उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के हवाले से बात कर लेते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं हमारे पास? तो फर्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो लाइट से काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, यानी कि ये लाइट के, जब लाइट से इसका सामना होता है तो ये क्या देता है? ट्रांसपेरेंसी देता है, यानी लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है। सेकंड हमारे पास है वेरी रिफ्रैक्टरी। डज नॉट सॉफ्टन बिलो 1500 टू 1600 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टरी जो है उसकी प्रॉपर्टी है, उसका क्या मतलब है? ये बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो शो करता है। और अगर हम इसे हीट करें तो ये क्या होता है? इतना ज्यादा हीट करने के बावजूद भी, यानी कि 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक या उससे कम टेम्परेचर तक भी ये सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा ब्रिटल है। थर्ड हमारे पास है लो थर्मल एक्सपेंशन। इसकी थर्मल एक्सपेंशन भी काफी कम है कि अगर हम इसे हीट करते रहे ना तो ये क्रिस्टल जो है वो एक्सपेंड नहीं करता। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन काफी इसकी लो है। नेक्स्ट आ जाता है हार्ड, ब्रिटल एंड इलास्टिक। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये हार्ड भी है, ये ब्रिटल है, ठीक है, ये टूट सकता है, और ये इलास्टिक भी है। फिफ्थ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है एक्सीलेंट इंसुलेटर। हमारे पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो एक्सीलेंट इंसुलेटर है। ठीक है, इसके अंदर जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन इसमें से नहीं हो सकती, और ये बहुत अच्छा क्या है? इंसुलेटर है, ये कंडक्टर अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या है? कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। ठीक है, और लास्ट इसकी क्या प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑल एसिड्स। अगर इसको एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाओ ना तो ये रेजिस्टेंट है, यानी कि ये रिएक्शन नहीं देता। एक्सेप्ट किसके साथ सिर्फ ये रिएक्शन देता है? HF के साथ। ठीक है,
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ सिर्फ ये रिएक्शन देता है, बाकी एसिड्स की तरफ ये क्या है, रेजिस्टेंट है, रिएक्शन नहीं शो करता। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हो गई सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। अब हम जब क्वार्ट्ज की बात करेंगे ना, तो क्वार्ट्ज के अंदर भी यही वाली प्रॉपर्टीज जो है वो शो होती हैं, क्योंकि क्वार्ट्ज भी क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो अब हम क्वार्ट्ज के हवाले से देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो क्वार्ट्ज हमारे पास क्या होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड क्वार्ट्ज। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वार्ट्ज है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। द सिलिकॉन एटम्स in the molecule are attached tetrahedrically to 4 oxygen atoms and each silicon atom and each oxygen atom has 2 silicon neighbors। तो इसकी जो अरेंजमेंट है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, वो इस तरह है कि हमारे पास जो सिलिकॉन एटम होता है ना वो 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच होता है एट अ टाइम। ठीक है, और एक क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। क्योंकि मैंने क्या लिखा कि सिलिकॉन एटम्स ऑक्सीजन के साथ किस तरह अटैच होते हैं, टेट्राहेड्रिकली अटैच होते हैं, यानी कि वो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। और हर ऑक्सीजन एटम जो है वो कितने सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। अभी जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना तो फिर आपको सही इसकी समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है दिस स्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू 3 डायमेंशंस to produce a continuous giant silicon dioxide network। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच है और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन नेबर्स के साथ अटैच है, इस स्ट्रक्चर को ना अगर हम 3 डायमेंशंस में देखें यानी 3D देखें तो हमारे पास क्या हमें दिखेगा कि एक क्लस्टर बना हुआ है सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स का आपस में। तो इस लाइन में जो है वो यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमारे पास जो ये अरेंजमेंट होती है ना सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम की, वो कैसे होती है, वो 3 डायमेंशंस में होती है। ठीक है, यही अरेंजमेंट है लेकिन वो 3 डायमेंशंस में है। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एक कंटिन्यूअस जाइंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नेटवर्क प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एक नेटवर्क बनाता है। जब भी हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम एक मॉलिक्यूल उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम कहेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, इस नेटवर्क की वजह से ही हमारे पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आता है।
नेक्स्ट हमारे पास है द ओवरऑल रेशियो ऑफ सिलिकॉन टू ऑक्सीजन एटम is 1:2, दैट इज SiO2। तो हमारे पास जो ओवरऑल इसकी रेशियो है वो कितनी है, 1:2 है, कि एक सिलिकॉन का एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। बट दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is not considered as the formula of single molecule but the whole chunk of molecule is considered in it। अब वो नेक्स्ट लाइन में ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला तो यही है ना SiO2। तो SiO2 जो है वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला इधर नहीं है, वो बल्कि किसका फॉर्मूला है, उस पूरे नेटवर्क का फॉर्मूला है, होल चंक का फॉर्मूला है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नेटवर्क आपस में बना रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इधर स्ट्रक्चर अगर बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास ना सिलिकॉन है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन अटैच है, इधर भी ऑक्सीजन अटैच है, ये हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये सिलिका एक और ऑक्सीजन के साथ अटैच है, फिर वो ऑक्सीजन दोबारा से एक और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ अटैच है, फिर ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ अटैच है और फिर ऑक्सीजन दोबारा फर्दर आगे सिलिकॉन और दूसरे ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो इस तरह का नेटवर्क प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जो ये ऑक्सीजन है वो इस सिलिका के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सिलिकॉन है ये एक और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा जो फर्दर आगे और सिलिका के साथ अटैच है। उसी तरह अगर हम बाकी बनाएं तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास ना इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको मैं आपको कह रही थी कि एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। और हमारे पास जो एक ऑक्सीजन है उसके कितने नेबर्स हैं, 2 सिलिकॉन के नेबर्स हैं एक ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना इसे हम कंसीडर करते हैं कि ये एक SiO2 का मॉलिक्यूल है। ये जो होल चंक है हमारे सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम ने जो बनाया है। ठीक है, तो इन लाइंस में वही चीज एक्सप्लेन की जा रही है कि हमारे पास ना जो क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर होता है ना, जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करते हैं जिसे हम क्वार्ट्ज कह रहे हैं, तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ना ये क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल शेप प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल शेप हमारे पास इस तरह की होती है। तो इसलिए कहा गया है कि सिलिकॉन एटम ऑक्सीजन के साथ कैसे अटैच हैं, टेट्राहेड्रिकली अटैच हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना CO2 और SiO2 के अंदर डिफरेंस क्या है। क्योंकि हमने तो कहा है ना कि हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप 4A एलिमेंट्स हैं, दोनों 4-4 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो जब हम उनको कंपाउंड्स में आते हैं उनके अंदर, जब हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो कार्बन की ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो वो क्यों डिफरेंट है, तो वो हम एक दफा उसको कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन
CO2 and SiO2। ठीक है, so the answer lies in the fact that, अब इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, सिलिकॉन एटम्स आर मच larger than the carbon atoms and thus they surround themselves with more oxygen atoms। तो हमारे पास जो सिलिकॉन एटम्स है ना, उनका साइज कार्बन के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है। तो जो बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो अपने इर्द गिर्द छोटे एटम्स को, जो बड़ा एटम होता है सॉरी, वो अपने इर्द गिर्द छोटे एटम्स को आराम से क्या कर सकता है, सराउंड कर सकता है। लेकिन अगर कोई छोटा हमारे पास एटम हो तो वो बड़े एटम्स को अपने इर्द गिर्द सराउंड नहीं कर सकता। तो अगर हम ऑक्सीजन के हिसाब से देखें ना, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो वो है ना साइज, वो हमारे पास ऑक्सीजन के मुकाबले में थोड़ा है, छोटा है काफी। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह का नहीं बनता जैसे कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बन रहा है। लेकिन SiO2 की बात करें तो सिलिकॉन जो है उसका साइज जो है वो बड़ा है, तो वो छोटे ऑक्सीजन एटम्स को अपने इर्द गिर्द आराम से क्या कर सकता है, सराउंड कर सकता है। तो इसलिए इनका इनमें डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में। सेकेंड, इसकी क्या वजह है कि सिलिकॉन फॉर्म्स सिंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स with oxygen atoms while carbon may form double bonds। ठीक है, तो आपने मेरी पिछली अगर वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे। तो वो किस तरह थे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो इस तरह था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डबल बॉन्ड वाला होता है, इस तरह होता है। तो अब इनके जो स्ट्रक्चर्स है ना, उनमें क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिलिकॉन जो है ना, वो क्या बनाता है, वो सिंगल बॉन्ड्स प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन के साथ, और इसलिए वो एक टेट्राहेड्रल उसकी शेप बन जाती है। लेकिन जो CO2 है वो हमारे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल की शेप में होता है। तो डबल बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं बन सकती, जो है लीनियर बन जाती है। तो ये भी इसमें डिफरेंस है इन दोनों के स्ट्रक्चर में, कि सिलिकॉन जो है वो तो टेट्राहेड्रल शेप बना रहा है क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसलिए उसकी शेप सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तरह नहीं होती। थर्ड, हमारे पास वही डिफरेंस है कि सिलिकॉन फॉर्म्स टेट्राहेड्रल शेप while carbon forms a linear shape while bonding with oxygen atoms। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंस हैं, तीन वजूहात हैं या फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास CO2 और SiO2 के जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, तो ये आपके पास ना क्वार्ट्स के अंदर आपके पास जो है वो फर्स्ट जो आपके पास एक सेक्शन है ना, बुक जब आप FSC की पार्ट 2 की खोलेंगे तो उसमें जो बीच में थ्योरी वाला पेज है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है,
जो नेक्स्ट उसमें बात है ना, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की दूसरी फॉर्म की बात है। ठीक है, वो है तो क्वार्ट्ज ही, लेकिन वो उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है, तो मैंने उसको ना सेपरेट कर लिया है। तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की सेकंड फॉर्म है वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विट्रस सिलिका। ठीक है, अब हमारे पास विट्रस सिलिका क्या होता है? होता तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, लेकिन हम उसे विट्रस सिलिका क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। व्हेन क्रिस्टलाइन सिलिका is heated, it melts to form a viscous liquid having a random structure. It is assumed that silicon and oxygen atoms are not in their previous crystalline arrangement in the viscous liquid. So when this liquid is cooled, it does not form a crystalline structure. This hard, highly undercooled liquid is called vitreous सिलिका। ठीक है, तो हमारे पास हम जब भी एक क्रिस्टलाइन सिलिका को हीट करते हैं, यानी कि अगर हमने क्वार्ट्ज को हीट कर लिया, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म तो वही है सिलिका की, हमने क्वार्ट्ज को हीट कर लिया तो वो मेल्ट होके एक विस्कस लिक्विड प्रोड्यूस कर लेता है। उस विस्कस लिक्विड के अंदर माना जाता है, यानी ये अजम्पशन है कि उसके अंदर हमारे पास ना जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, उनकी ये वाली अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है हीट करने से। तो उनकी ये वाली अरेंजमेंट नहीं रहती, यानी कि उनका नेटवर्क जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्रिस्टलाइन शेप उसकी क्या हो जाती है? डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो फिर जब उस विस्कस लिक्विड को हम कूल करेंगे ना, तो उसकी शेप तो पहले से डिस्टॉर्ट हो चुकी है, तो जब उसको हम कूल करेंगे तो वो एक रैंडम शेप में हमारे पास आ जाएगा, यानी कि क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस फॉर्म में वो चला गया है। तो फिर हमारे पास जो वही हार्ड हाईली अंडरकूल्ड लिक्विड है ना, जो हमारे पास एक रैंडम शेप के अंदर प्रेजेंट है, उसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है, एमॉर्फस फॉर्म में आ गया है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? विट्रस सिलिका का नाम देते हैं। विट्रस सिलिका को ना हमारे पास फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का नाम भी दिया जाता है, इसलिए ये क्या है? क्वार्ट्ज की ही टाइप है, और इसे हम ग्लास सिलिका भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लास की तरह बन जाता है। जिस तरह हम ग्लास बनाते हैं ना, अगर आपने ग्लास इंडस्ट्री के हवाले से पढ़ा है, तो जब हम ग्लास की मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या करते हैं? एक लिक्विड को ना मोल्ड्स में डालते हैं, जो कि सिलिका का ही लिक्विड होता है।
तो उसको हम मोल्ड्स में डालते हैं लिक्विड को, तो जब वो हार्ड हो जाता है तो वो हमारे पास होता है ग्लास। तो इसीलिए हम इस लिक्विड को ना ग्लास सिलिका भी कहते हैं, क्योंकि इसी लिक्विड से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्लास भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वार्ट्ज की ही टाइप है, लेकिन ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की सेकंड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। यानी हम क्वार्ट्ज की बात करें तो वो होगी क्रिस्टलाइन फॉर्म, विट्रस सिलिका की बात कर लें तो वो होगी एमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास विट्रस सिलिका की डेफिनेशन है कि हमारे पास विट्रस सिलिका क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमने जो क्वार्ट्ज के हवाले से इतनी डिटेल में बात की है, क्वार्ट्ज जो है वो यूजेस उसके क्या क्या हैं, एप्लीकेशंस उसकी कौन कौन सी हैं, कि वो कहाँ कहाँ डेली लाइफ में यूज हो सकता है। अब क्वार्ट्ज की हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बताया है कि क्वार्ट्ज कहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सेरेमिक्स में। जो हमारे पास ये टाइल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और हमारे पास जो मार्बल प्रोड्यूस होता है, सारी जो चीजें हैं वो इस क्वार्ट्ज से हम मैन्युफैक्चर करते हैं सेरेमिक्स में। सेकंड हमारे पास आ जाता है वॉचेज एंड क्लॉक्स। वॉचेज एंड क्लॉक्स में भी हमारे पास क्वार्ट्ज यूज होता है। आपने देखा भी होगा अपनी वॉच में और क्लॉक में तो लिखा भी होता है ऊपर क्वार्ट्ज, तो वॉचेज और क्लॉक्स भी क्वार्ट्ज से बनती हैं। नेक्स्ट है ज्वेलरी एंड जेमस्टोन्स। ज्वेलरी और जेमस्टोन्स जो है वो भी क्वार्ट्ज से बनते हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाता है फाउंड्री मोल्ड्स इन मेटल कास्टिंग। जब हम मेटल्स की कास्टिंग करते हैं ना, तो हमारे पास जो मोल्ड्स वहां यूज होते हैं जिनके अंदर हमने लिक्विड मेटल को डालना होता है, तो वो जो मोल्ड्स होते हैं ना वो हमारे पास क्वार्ट्ज के बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वार्ट्ज की लो जो है थर्मल एक्सपेंशन काफी लो है ना, तो उसकी वजह से हम क्वार्ट्ज को मोल्ड्स में ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि मेटल जो है वो लिक्विड जो है वो हीटेड होता है। तो जब वो लिक्विड उसमें डले तो वो जो हमारे पास मोल्ड है वो खराब ना हो, तो इसलिए हम क्वार्ट्ज के मोल्ड्स को यूज करते हैं मेटल्स की कास्टिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेबोरेटरी क्रूसिबल्स। जो हमारे पास लैब्स में कंटेनर्स यूज होते हैं ना केमिकल्स रखने के लिए, उन्हें लेबोरेटरी क्रूसिबल्स कहा जाता है। तो वो भी हमारे पास क्वार्ट्ज के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक क्रिस्टल्स। जब हम लैब्स में क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करते हैं ना जो नेचर में नहीं पाए जाते, तो उनके अंदर हम ना क्वार्ट्ज का पाउडर डालते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, लैब के अंदर क्रिस्टल्स की क्रिस्टल ग्रोथ हो सके। तो सिंथेटिक क्रिस्टल्स की प्रोडक्शन भी क्वार्ट्ज से होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोल की जो इंडस्ट्री है ना उसके अंदर एक प्रोसेस का नाम है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ठीक है, जिसमें हम गैस के लिए ना एक बेड ओवर बनाते हैं, एक यानी एक जैसे टनल नहीं होता उसको हम बनाते हैं, तो उसके अंदर भी हम क्वार्ट्ज को यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्वार्ट्ज की एप्लीकेशंस आ गई। इसकी मजीद भी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने इधर जर्नल जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो इधर यूज़ की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एफएससी जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए, जो केमिस्ट्री एफएससी की केमिस्ट्री है। और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें हम सिलिकेट्स के हवाले से बात करेंगे, जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है ना एफएससी पार्ट 2 की बुक में वो। और अपने जो है दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।